हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परवीन और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम 12th फिजिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जी हाँ, उसके मैं आपको 3 लेक्चर पहले दे चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो और जरूर से देख लेना यार, क्योंकि उसमें मैंने आपको बिल्कुल बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है कि आवेश क्या होता है, कैसे काम करता है, सेम चार्ज होंगे तो क्या होगा, डिफरेंट चार्ज होंगे तो क्या होगा। और हाँ, आपको एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। तो कभी ये समझो कि सर हिंदी में नहीं पढ़ा रहे कोई, तो मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना आप सभी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी मेहनत को सफल बनाएं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन आ रहा। दोस्तों उठाइए कॉपी पेन और शुरू हो जाइए। जी हाँ, तो क्योंकि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। उसका नाम है महात्मा जी एजुकेशन। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यार वहाँ पे आपको फ्री में नोट्स मिलेंगे, 1 भी रुपए का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो आप साथ के साथ भी नोट्स अपने तैयार करते हुए चलना, ठीक है ना। चलिए, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कूलम्ब्स लॉ। जी हाँ, कूलम्ब का नियम ये क्या होता है, और पूरा इसका मतलब आपको ऐसा समझाने वाला हूँ कि मतलब आपको लगेगा यार कुछ नहीं है कूलम्ब का नियम। देखो, कुछ नहीं होता है यार, इसमें 3 कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। ठीक है, 3 बातें हमेशा इसमें याद रखना। कौन कौन सी 3 बातें हैं देखो यहाँ पे, ये भी कॉन्सेप्ट समझ लेना इसका, फिर आप उसको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा, आप फिर आराम से कर लोगे। पहली बात इसमें आपको ये पता होना चाहिए अनुक्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं उनको ये भी नहीं पता होता अनुक्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो उसको देख लेते हैं यहाँ पे। अगर देखो, आपको फिलहाल मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये एक्स है और ये वाई है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा फ्रेंड्स, इसको मैं बोलूंगा कि एक्स अनुक्रमानुपाती है वाई के। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, देखो मुझे पता है आपको पता होगा, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो उनको भी समझाना मेरा फर्ज है ना। तो देखो, अगर ये बिल्कुल इसके लेवल में है, देखो इसके लेवल में है ही नहीं है, तो उसको बोल देंगे हम अनुक्रमानुपाती। अच्छा, अगर सर लेवल में ना हो फिर क्या होगा, देखो उसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर ऐसे हो फिर क्या होगा, मतलब अगर नीचे जा रहा हो लेवल से, आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे तो लेवल में था बिल्कुल इसके लेवल में, अब यहाँ पे लेवल में थोड़ी है, लेवल के नीचे जा रहा है। इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम व्युत्क्रमानुपाती। 2 पॉइंट समझ में आगे, मतलब क्या बोला मैंने। देखो, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब मेरी तरफ से आपको इजी लगे पढ़ने में, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इसके लेवल में हो तो अनुक्रमानुपाती, अगर लेवल से नीचे जा रहा हो तो व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा, एक चीज और याद रखना फ्रेंड्स, जब हम हमेशा इस वाले निशान को हटाएंगे ना, मतलब सपोज करो मुझे मेरा मन कर रहा है इसको हटाने का, बराबर रखना है इसके बराबर, मतलब ये जो अनुक्रमानुपाती का निशान है मुझे इसको हटाना है और यहाँ पे बराबर लगाना है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, इसको हटा देना और यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगा देना, कुछ भी कांस्टेंट चीज। ठीक है, वो कांस्टेंट डिपेंड करेगा कि जो जिसका हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं उन्होंने क्या माना है वहां पे। ठीक है, तो 3 कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखने हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, मतलब जो मेन फॉर्मूला हम ड्राइव करके निकालने वाले हैं वो कैसे आएगा। देखो, अब वो तो मैंने आपको बताया कुछ 3 पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि पूरी फिजिक्स में आपको ऐसे ही अप्लाई करके दिखाऊंगा कि अगर लेवल में है तो अनुक्रमानुपाती, लेवल से नीचे जा रहा है तो व्युत्क्रमानुपाती। ओके, चलिए अब देखो कूलम्ब का नियम क्या बोलता है। कूलम्ब का नियम देखो, एक पहली चीज तो इसमें याद रखना आप हमेशा। चलो एक काम करो, पहले इसकी थ्योरी लिख लेते हैं हम। ये आपका याद रखना हमेशा, ये 2 स्थिर बिंदु आवेशों के लिए अप्लाई होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर मैं आप सभी से पूछ रहा हूं कि बताइए कूलम्ब का नियम किन आवेशों के लिए लागू होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 2 स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अगर आवेश स्थिर ना हो तो फिर क्या होगा, तो भाई फिर कूलम्ब का नियम भी अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, देखो मैं आप सभी को ऐसी ओरल समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक Q1 आवेश रखा है मैंने, एक यहाँ पे Q2 रखा हुआ है। चलिए, अब ये इनके बीच की भी तो दूरी है, कुछ ना कुछ है या नहीं है। देखो, एक आवेश तो यहाँ पे रखा हुआ है,
एक आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, इसके बीच की दूरी ये है ना, तो इसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा, नहीं मानते हो, नहीं मानते हो भाइयों बहनों? चलिए, तो इसकी दूरी में मैंने मान ली r है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हमने Q1 और Q2 क्यों लिए? क्योंकि भाई हम कूलाम का नियम दो स्थिर आवेशों पर ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो स्थिर आवेश होंगे ना हमेशा उस पर ही अप्लाई करेंगे, रुके हुए आवेश होंगे उस पर ही अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? देखो सिंपल ऐसे ही समझ लो। यहाँ पे मैंने आपको बताया Q1 आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, Q2 आवेश यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना आवेशों के बारे में, तो मैं आपको एक चीज डिमांड करना चाहता हूँ। आप लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसमें मैंने आपको बता रखा चार्ज क्या होता है, कैसे काम करता है, प्लस प्लस चार्ज होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस होगा तो क्या होगा। चलिए मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ Q1 आवेश यहाँ पे है, Q2 आवेश यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ इनके बीच की दूरी r है, और आप सभी को पता है यहाँ पे एक फोर्स भी काम कर रहा होगा। चलिए मैं मान के चलता हूँ उस पर लगने वाला फोर्स F है। ओके, लगने वाला फोर्स कितना है? F है। अब ये F जो होता है ना फ्रेंड्स, F अनुक्रमानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। नहीं है? चलो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो लगने वाला बल है ना वो आवेशों के, आवेश कितने हैं? एक तो Q1 है, अच्छा एक कितना है? Q2 है। फिर मैंने क्या बोला? आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये बताओ मुझे, Q1 और Q2 में गुना हो रही है नहीं हो रही है? बोलो। हाँ जी सर हो रही है। अब ये बताओ, मैंने वहां पे आपको बताया था, जब पहले स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ये इसके लेवल में हो तो हम क्या बोलेंगे? सर हम इसको बोलेंगे अनुक्रमानुपाती। बोलो सही बात है गलत बात है? हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मैंने ये भी कहा था, देखो इसकी थ्योरी यहाँ से बना सकते हो आप। मैं आपको फिर कहता हूँ, इसकी थ्योरी आपको लिखी हुई दिख रही है स्क्रीन पे, वही आपकी थ्योरी लिखनी है आपको नोटबुक में। देखो एक बार फिर समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। दो स्थिर आवेश, मतलब इस नियम के अनुसार लगने वाला बल, लगने वाला बल, बल क्या होता है? चलो एक चीज बताओ मुझे, F क्या होता है? बल होता है नहीं होता है ये बताओ मुझे? हाँ जी सर होता है। लगने वाला बल स्थिर आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। चलिए अब क्या होगा, जो इसकी बीच की दूरी है ना उसके वर्ग के। अब ये बताओ, यहाँ पे आर का स्क्वायर कर रहा हूँ, आर का स्क्वायर का मतलब पता है ना क्या है? पता है ना क्या है आर स्क्वायर का मतलब? आर स्क्वायर का मतलब देखो समझो यहाँ पे, आर स्क्वायर का मतलब होगा वर्ग। स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है ना, सिंपल। क्यूब हो तो क्या होगा? घन होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज आपको पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज की बात है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि लगने वाला बल बीच की दूरी के, किसकी बीच की दूरी के? आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग क्यों बोला भैया मैंने? वर्ग इस वजह से बोला भैया मैंने क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है इस वजह से। ओके, अच्छा अब देखो इसके लेवल के नीचे जा रहा है ना, इसके लेवल में थोड़ी है, नहीं इसके लेवल के नीचे जा रहा है, इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं? व्युत्क्रमानुपाती। अब ये एक काम करना है, इसको एक इक्वेशन मान लेना और इसको दो इक्वेशन मान लेना, दोनों को एक साथ लिख लेना। दोनों को जब एक साथ लिखोगे तो आपको इस प्रकार मिलेगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है ना? अच्छा, दोनों ये पता है कैसा हुआ फ्रेंड्स? ये ऐसा हुआ, हम दोनों इक्वेशन को मिक्सअप कर लिया। देखो ये भी एफ के इसमें है, ये भी एफ के उसमें है, तो हमने क्या काम करा, क्योंकि दोनों एफ के उसमें है ना, तो एक ये उठाया और जब इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये क्या आएगा? और अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अच्छा अब बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, अभी वो थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा हमको। ठीक है, सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये वाला निशान हटाना है। इस बार मैं आपको बता चुका हूँ, अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी मैंने आपको बता के चला था कि जब आप इस निशान को हटाओगे तो आपको कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना होगा। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो जिन्होंने नियम बनाया उन्होंने क्या लगाया। ठीक है, देखो यार कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट हटाओ के लगा दो, पर यार मैं उस बात को सही नहीं मानता, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग चीज की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट अप करी है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने 11th क्लास में हल्का फुल्का पढ़ा होगा, तो हमने वहां पे गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था इस टाइप में, यही तो था वहां पे। तो यहाँ पे तो आवेश है, देखो आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं क्योंकि आप इतने होशियार बच्चे हो
देखो यहाँ पे तो आवेश है, और वहां पे क्या था, वहां पे था द्रव्यमान। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, मतलब अगर हम 11वीं क्लास की बात करें, 11वीं क्लास में हम ऐसे पढ़ सकते थे कि लगने वाला बल द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और जो द्रव्यमान के बीच की दूरी है ना, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर हम वहां पे क्या करते थे, इन दोनों को मिक्सअप कर देंगे, मतलब जैसे हमने यहाँ पे करा सेम। ठीक है, अब जब यहाँ पे इसको हटाएंगे, इसको हटाओ, तो वहां पे इन्होंने कांस्टेंट लगाया था जी। आया समझ में? मतलब क्या है, इस एग्जाम्पल को लेने का मतलब मेरा यही है, इसको उतारना नहीं है आपको, ठीक है ना? कभी इसको भी उतार लो यार, ऐसा मत करना, ठीक है? इस एग्जाम्पल को लेने का मतलब मेरा यही था यार, कि आप, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है जिनने नियम बनाया उन्होंने यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में क्या लगाया, उन्होंने क्या सूट करा कि उन्होंने क्या लगाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या काम करा, जो गुलाम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने यार, इन्होंने ये काम करा, एंड देन यहाँ पे जब इसको निशान को हटाया, तो इसके स्थान पे इन्होंने लगा दिया के। बस काम खत्म, पैसे खत्म। ठीक है, अब बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई भैया, बात और बढ़ेगी। बात कैसे बढ़ेगी, देखो, अब इन्होंने एक चीज और बोल दी यहाँ पे कि भाई जो आपने कांस्टेंट लगाया है ना के, उसकी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। चलिए, उन्होंने बता दी वैल्यू कि जो के का मान है ना, वो 1/4π f sin नोट होता है। हाँ जी, अब आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं एफ साइन नोट, लिख लेना नोटबुक में एफ साइन नोट, क्योंकि यार भूल जाते हैं सब लोग इसको। अच्छा, फिर इन्होंने क्या काम करा, इसकी पूरी वैल्यू भी दे दी कि 1/4π f sin नोट का मान होता है 9 × 10⁻9। अब हम सिंपल है, अब इसका फायदा पता क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका फायदा ये हुआ, इसको हम फिर बाद में न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जो 9 × 10⁻9 है। सिंपल यहाँ पे पुट अप कर दो के स्थान पे, क्योंकि भाई मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि ये पूरा के का मान है, के का मान है, तो यहाँ पे पुट अप कर दो, करो, तो f इजिकल टू आ जाएगा 1/4π f sin नोट Q1 Q2 अपॉन r², इतने न्यूटन आ जाएगा आपका फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया, यही आपको कूलाम का नियम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरा समझ में आ गया होगा कूलाम का नियम क्या होता है और ये कैसे कैसे अप्लाई होता है। तो पहले इसको उतार लेना आप सभी। इसका एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका एक क्वेश्चन और आता है जो 1 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि बहुत बार आ चुका वो यूपी बोर्ड में। ठीक है ना, तो उसको देख लेते हैं, और हर बोर्ड में आता है, राजस्थान बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो। अब देखो वो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, वो आता है कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, सदिश रूप पूछ लेगा, फिर वेक्टर रूप, एक ही बात होता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो हेडिंग लगाइए अब सदिश रूप कूलाम के नियम का। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कूलाम के नियम का सदिश रूप आपके पेपर में 1 नंबर का ही आता है मोस्टली, तो आपको ज्यादा इसमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें क्या करना है, जैसे कि आपने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, ये पढ़ा आपने कूलाम का नियम, पढ़ा या नहीं पढ़ा ये बताओ। एन का मतलब है न्यूटन। ठीक है ना, कभी नो कह रहे हो ये एन क्या लिख दिया, न्यूटन। ठीक है ना, न्यूटन पता क्यों लिखा, क्योंकि फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, मात्रक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अब इसका हमें तो लिखना है क्या बोल सकते हैं, वेक्टर रूप, सदिश रूप लिखना है ना। तो आपको क्या काम करना होगा, देखो सिंपल से याद रखना मेरी बात, अगर आपको कहीं भी वेक्टर रूप पूछ रहा हो तो वेक्टर रूप बहुत ही सिंपल होता है। कैसे, अब देखो इसके ऊपर वेक्टर लगा दो, अच्छा अच्छा, इसके ऊपर भी वेक्टर लगा दो, अच्छा, और इसके ऊपर भी वेक्टर लगा दो, गलत हो जाएगा भैया ऐसे। ठीक है ना, देखो मैंने ये बोला आपसे कि वेक्टर लगा दो, पर आपको वेक्टर ध्यान में रखते हुए लगाना है कि कभी सभी के ऊपर वेक्टर लगा दो। ठीक है ना, ऐसा मत करना कभी सभी के ऊपर वेक्टर पे ले जा रहे हो, नहीं। क्यों के ऊपर मैंने वेक्टर पता क्यों नहीं लगाया, क्योंकि क्यों एक अदिश राशि है। अच्छा, तो सर फिर वेक्टर किस पे आएगा, वेक्टर भैया उस पे आएगा जो सदिश राशि है। सर हमें कैसे पता चलेगा सदिश है या अदिश है? भाई उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना आप सभी, आपने यहाँ पे वेक्टर लगा दिया। अच्छा, आपको सिंपल यार कुछ नहीं करना,
यहाँ पे इनके ऊपर वेक्टर लगा देना है, पर डिपेंड करता है वो कौन सी राशि है, वो अदिश है या सदिश है। अगर वो सदिश राशि होगी तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर वेक्टर लगाते हुए चलना। अच्छा, तो हमें पता है ये तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चलो यहाँ पे आर स्क्वायर हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब जो दूरी होती है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है डेफिनेटली। और इसके ऊपर क्या कर देना, एक यहाँ पे कैप लगा देना, ये आपका हो जाएगा वेक्टर रूप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ गया होगा।